and welcome to the second lecture of our alternating current discussion. पिछले क्लास में हम लोग आरएमएस करंट के बारे में चर्चा कर लिए थे। आरएमएस करंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं और डिफरेंट करंट्स के लिए हम लोग निकाल करके देखे थे ना। क्या क्या बताए थे, एक बार थोड़ा सा नटशेल में बताएं। अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है। इसका हमें एक इक्वेशन दिया होता है, I is equals to I नॉट साइन ओमेगा t, है ना। ये अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन। इस I नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम करंट। I नॉट को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम करंट। जो I नॉट है इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम करंट। और अगर इक्वेशन दिया हुआ है तब तो बढ़िया, नहीं तो अगर कभी कहे कि 220 वोल्ट का अल्टरनेटिंग वोल्टेज है या कहे कि 5 एम्पियर का अल्टरनेटिंग करंट है, तो एक करंट बोलने का मतलब कौन सा करंट होता है, आरएमएस करंट, मैक्सिमम नहीं। एक करंट बोलने का मतलब आरएमएस करंट। और आई आरएमएस का वैल्यू इस इक्वेशन के लिए कितना होता है, आई नॉट बाय, जो कि 0.707 के बराबर होता है। 707 आई नॉट के बराबर। सेम चीज वोल्टेज के लिए भी लागू होता है। अगर हम लिख रहे हैं V is equals to 100 sin ओमेगा t, तो ये 100 क्या हो गया है, V is equals to V नॉट sin ओमेगा t, तो ये क्या हो गया, V नॉट। V नॉट हो गया 100 वोल्ट। व्हाट इज V नॉट, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम ईएमएफ। अगर हम पूछे आरएमएस वोल्टेज बताओ तो कहोगे V नॉट बाय या 0.707 इनटू V नॉट। तो 0.707 और V नॉट का वैल्यू कितना है, तो 70.7 वोल्ट। मतलब अगर इस आरएमएस वोल्टेज को, सॉरी इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हमको एक में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 70.7 वोल्ट। अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ, ठीक है। हम लोग के घर में कितना आता है, 220 वोल्ट। तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट है, इसका क्या मतलब, ये 220 वोल्ट क्या दिया हुआ है, आरएमएस वोल्टेज दिया हुआ। मतलब V आरएमएस कितना है, 220 वोल्ट। और आरएमएस वोल्टेज मतलब V नॉट बाय √2, तो V नॉट का वैल्यू कितना लिखोगे, √2 इंटू 220, तो ये 314 वोल्ट होता है। ठीक है, ये हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे। ये डिराइव करके बताए थे कि आई आरएमएस का वैल्यू आई नॉट बाय √2 कैसे होता है। क्या सिखाए थे उसमें, कहते कि I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा t। ये कैसा करंट है, वेरिएबल करंट। ये कैसा करंट है, ये करंट एक रजिस्टर में, जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस R हो, जब उसमें ये करंट फ्लो करता है तो एक टाइम पीरियड में कुछ हीट देगा। वो हीट कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन I स्क्वायर R dt से, 0 से टाइम पीरियड t। तो आरएमएस करंट वह कांस्टेंट करंट है, वह डीसी वैल्यू है जो कि उतना ही हीट देता है सेम रेजिस्टर में जितना कि ये देते रहा। द सेम हीट को हम लोग किसके बराबर कहते थे, आई आरएमएस स्क्वायर इनटू आर इनटू टी के बराबर। और यहां से कोई भी करंट का इक्वेशन दिया हुआ है तो उससे हम लोग आई आरएमएस निकाल सकते थे। हम लोग इसके लिए निकाले थे, फिर एक दिए थे a प्लस बी साइन ओमेगा टी, फिर एक ग्राफ देके दिए थे। आपके पैकेज में एक और दिया हुआ है, उसका निकाल के दिखाएंगे। एक करंट का इक्वेशन हम दिए हैं, I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी। इसका आपको आई आरएमएस का वैल्यू बताना है, फाइंड आई आरएमएस। ट्राई कीजिए सब लोग। चलिए, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। क्या सिखाया था आप लोग को कि आप पहले इस करंट के लिए हीट निकालो। तो हीट का क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन 0 से टाइम पीरियड t I स्क्वायर इंटू आर डी टी। आई स्क्वायर, उसका स्क्वायर करो, क्या लिखोगे, I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, प्लस I2 स्क्वायर
cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2i1i2 sin ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी इंटू आर इंटू डी टी। क्या है कोई दिक्कत? अब देखो हीट का फॉर्मूला लिखो, इंटीग्रेशन आर तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा तो उसको भी छोड़ दे रहे हैं। अब क्या बचेगा, i1 स्क्वायर कांस्टेंट होगा, पहले तो r बाहर निकाल लेते हैं। i1 स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा, sin स्क्वायर ओमेगा टी dt पिछले क्लास में बताए थे, याद रखना। 0 से t में कितना होता है, t/2 मतलब पाई बाय ओमेगा होता है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा i2 स्क्वायर इनटू प्लस, और ये देखो ये कितना होगा i1 i2 और 2 sin ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी कितना हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी। तो जैसे sin ओमेगा टी का 0 होता है तो sin 2 ओमेगा टी का भी क्या होता है 0 ही, तो वो चीज का 0। समझ में आया कि वो पॉइंट जो यूज किए थे उसका कितना इंपॉर्टेंस है। और सेम हीट को हम लोग किसके बराबर कर देंगे, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर इंटू टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा। बोलो ठीक है, काट पीट करो आंसर आ जाएगा। तो देखो r दोनों साइड से निपट गया, पाई बाय ओमेगा भी दोनों साइड से निपट गया कॉमन लेकर के, ये 2 यहां डिवाइड में आ जाएगा और रूट, तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर बाय 2 का निकल गया ना बात है। हाँ ये आई आर एम एस का वैल्यू हो गया, क्लियर। देखो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन, इससे पहले सब वाला इतना स्पेशल नहीं था। इस वाले क्वेश्चन में स्पेशलिटी क्या है कि इस इक्वेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, I इज इक्वल्स टू, देखो याद करो ये लिखा हुआ है a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, लिखा हुआ है ना a sin ओमेगा t प्लस, तो याद करो मैथमेटिक्स में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं कि इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, लिख सकते हैं ना, अंडर रूट i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया गया था। और आपको ये भी सिखाया गया था कि ये जो टर्म है a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है अंडर रूट i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हम भी फिजिक्स में बहुत बार यूज किए हैं, काइनेमेटिक्स में, फ्रिक्शन में बहुत बार यूज किए हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम, जब भी आप फंक्शंस में भी पढ़े होंगे, फंक्शंस में मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हैं ना, तो वहां पर भी आंसर बताते हैं ये बात। तो ये अंडर रूट i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर i नॉट हो गया मैक्सिमम करंट। हम लोग जानते हैं आई आर एम एस क्या होता है i नॉट बाय रूट 2, लेकिन ये तभी होता है आई आर एम एस i नॉट बाय रूट 2 जब इधर ये साइन या कॉस लिखा हुआ हो। तो कोई साइन कॉस लिखा हुआ है कि नहीं, तो i नॉट बाय रूट 2 मतलब सीधा सीधा अंडर रूट i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर बाय, क्योंकि रूट 2 था तो रूट के अंदर कर दिया, तो ये एक लाइन में भी आंसर आ सकता है। ये स्पेशल सवाल था थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका ये शॉर्टकट मेथड, ये दो मेथड हम लोग किए इसका, एक तो ये जो बेसिक मेथड है और ये हम लोग सेकंड मेथड। हालांकि देखो दोनों में 3 ही स्टेप लगा, ठीक है। लेकिन अगर कभी कभी जैसे ये दिख रहा है तो डायरेक्ट आपको आंसर दिखने लगेगा कि ये i1 प्लस i2 है तो अंडर रूट i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर मैक्सिमम होगा, और रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन तुरंत मार देते। इसमें तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ा ना, उसमें बिना सॉल्व किया जाता। लेकिन बड़ा स्पेशल सवाल था तब ना, पहले ऐसा सवाल रहता पिछले क्लास वाला तब तो यही करना पड़ता, ठीक है। इसको लिख लो। चलिए अब हम लोग पिछले क्लास में एक और करंट पढ़े थे, इसका नाम था एवरेज करंट। तो एवरेज करंट के बारे में सीखते हैं। देखो ये हम लोग क्यों अलग अलग करंट के बारे में सीख रहे हैं, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट हमेशा अपना वैल्यू चेंज करता है, हर सेकंड अपना वैल्यू चेंज करता है। तो हम लोग एक वैल्यू तो बता ही नहीं सकते, तो हम लोग इन जनरल 3 वैल्यू में बातें करते हैं। या तो आपसे पूछेंगे मैक्सिमम करंट बताइए तो आई नॉट, आई आरएमएस बताइए आई नॉट बाय रूट 2, या आई एवरेज बताइए, ठीक है। इन्हीं तीनों में से कोई पूछेंगे तो आई एवरेज, पहले तो हम लोग फॉर्मूला जान लेते हैं। अगर I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है
तो I एवरेज होता है 2I0/पाई। कितना होता है? 2I0/पाई। लेकिन दो बातें। पहली बात कि इसका यूज नहीं करते, बहुत कम, कभी अगर सवाल में पूछ दिया तभी इसका यूज आता है। और दूसरी बात कि निकालते कैसे। पहली बात का जवाब देते हैं कि इसका यूज ज्यादा क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आरएमएस करंट हम लोग बताए थे सब कुछ पैसा से रिलेटेड है। तो हम लोग बिजली का जो बिल भरते हैं वो एनर्जी का बिल भरते हैं, और एनर्जी मतलब हीट, उससे कौन रिलेट कर रहा था? आई आरएमएस। ये हीट को रिलेट नहीं करता, इसका हीट से कोई लेना देना ही नहीं है। इसका लेना देना चार्ज से होता है। किससे होता है? चार्ज से। और हम लोग चार्ज का पैसा नहीं करते, हम लोग पे किसका पैसा करते हैं? हीट का, एनर्जी का। इसका डेफिनेशन क्या है? तो इसका डेफिनेशन ये कहता है कि ये जो एवरेज करंट है ये किसी रजिस्टर में, ये जो एवरेज करंट है, सॉरी एवरेज करंट नहीं, पहले अल्टरनेटिंग करंट, ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ये किसी रजिस्टर में हाफ टाइम पीरियड में, कितने में? हाफ टाइम पीरियड में। तो पहला बात तो यही होगा कि एवरेज करंट जो होता है वो हाफ टाइम पीरियड के लिए डिफाइन होता है, फुल के लिए नहीं होता है। अब ये बात जान लेते हैं फुल के लिए क्यों नहीं होता है। तो देखो एवरेज मतलब एवरेज ही होता है और कुछ नहीं है। तो अगर आप करंट का ग्राफ देखोगे, ये I और ये T, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है कि नहीं? अब अगर मैं पूछूं एवरेज निकालो तो आप क्या करोगे? आप बहुत सारा करंट लोगे, एक यहां करंट लोगे तो ये 0 होगा, यहां पे मान लो एक करंट लिए, तो जितना इसका वैल्यू हुआ मान लो 2, उतना ही यहां वैल्यू मिलेगा 2, उतना ही यहां मिलेगा -2, उतना ही यहां मिलेगा, सब जुड़ के कितना हो जाएगा? 0। अगर यहां पे वैल्यू लेते हैं 4, तो यहां मिलेगा 4, यहां मिलेगा -4, यहां मिलेगा कितना? यहां लेते हैं 5, यहां पे कितना मिलेगा? तो पूरा में अगर जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में सिखाते हैं, एवरेज का मतलब होता है सम बाय टोटल, सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ना होता है सम बाय, और सम का मतलब होता है इंटीग्रेशन, एडिशन का मतलब क्या होता है? और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। इंटीग्रेशन का मतलब, तब देखो ये एरिया लोगे तो ये एरिया पॉजिटिव है कि नेगेटिव? एक्स एक्सिस के ऊपर है पॉजिटिव, ये एरिया टोटल एरिया, इसलिए एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन अ कंप्लीट साइकिल इज 0। क्योंकि कंप्लीट साइकिल में 0 होता है, हमेशा 0 होता है, इसलिए हम लोग एवरेज वैल्यू को हाफ टाइम के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और क्या कैलकुलेट करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट हाफ टाइम में किसी रजिस्टर में कितना चार्ज दे रहा है, कितना चार्ज दे रहा है। हम लोग जानते हैं करंट का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, dq/dt। तो बताओ चार्ज dq क्या लिखोगे? I dt। तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो dq का इंटीग्रेशन q हो जाएगा, इंटीग्रेशन I dt, 0 से t/2। तो ये तो चार्ज हुआ किसके द्वारा दिया हुआ? ये कौन सा करंट? इंटीग्रेशन लिख के मतलब वेरिएबल करंट, कौन सा करंट? अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट हाफ टाइम में कितना चार्ज देगा, कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन I dt करके, 0 से t/2। अब देखो इतना ही चार्ज एवरेज करंट भी दे, तो एवरेज करंट तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो कांस्टेंट करंट के लिए चार्ज क्या लिखेंगे? I इनटू टाइम t/2। t/2 मतलब सीधा सा पाई बाय ओमेगा लिख देते हैं। फिर से समझो, अल्टरनेटिंग करंट जो चार्ज दिया उसके लिए हम लोग को I dt का इंटीग्रेशन करना पड़ा 0 से t/2 में। कांस्टेंट करंट जो चार्ज देगा वो सीधा I इनटू t हो जाएगा, q इज इक्वल्स टू I इनटू I एवरेज इनटू t। इसी कांस्टेंट करंट को एवरेज करंट कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन लिखें तो क्या कहेंगे? एवरेज करंट is that value of constant current
which gives same charge as that of alternating current in a half cycle. हाफ साइकिल मतलब हाफ टाइम। ठीक है, ये पहला पॉइंट था कि एवरेज करंट कंप्लीट साइकिल में 0 होता है, हाफ साइकिल में एवरेज करंट उतना ही चार्ज देता है जितना कि अल्टरनेटिंग करंट देगा। ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखना है। अब इसको सॉल्व कर लो। अगर पूछे कि अल्टरनेटिंग करंट कितना चार्ज दिया तो इंटीग्रेशन आई डी टी लिखोगे। आई का वैल्यू कितना, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय ओमेगा में। बोलो, तो ये कर दो, कितना होगा, आई नॉट तो कांस्टेंट बाहर, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा टी के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई से उससे डिवाइड करना, 0 से पाई बाय ओमेगा। तो आई नॉट पहले माइनस हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और ओमेगा भी बाहर निकाल लेते हैं, तो बचा क्या, कॉस ओमेगा टी, लिखेंगे कॉस ओमेगा इनटू टी का वैल्यू कितना है माइनस, फिर कॉस और ये 0। देखो ये ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई मतलब कॉस 180, कॉस 180 कितना होता है, ये -1 और ये कितना हो गया 1, तो -1 और ये भी -1 ही है, -2, तो ये क्यू कितना हो जाएगा 2i0 बाय ओमेगा। ये चार्ज किसके द्वारा हो गया, अल्टरनेटिंग करंट द्वारा। एवरेज करंट भी इतना ही चार्ज देगा, तो क्या लिखेंगे, आई एवरेज इनटू पाई बाय ओमेगा। लिखेंगे ना जी, दोनों चार्ज सेम है, चार्ज को बराबर करें दोनों को, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम, इसका नाम यहां लिख रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 2i0 by omega is equals to I average into pi by omega। ओमेगा ओमेगा कट गया, पाई को इधर भेज दो, तो I average कितना हो जाएगा, प्रूफ हो गया। अब इसी तरह आपसे कोई भी करंट देकर के एवरेज पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि नहीं, निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, उसके वजह से चार्ज निकालेंगे। चार्ज कैसे निकालेंगे, आई डी टी करके, कहां से कहां में, 0 से पाई बाय ओमेगा में। क्या देखना, 2 पाई बाय ओमेगा नहीं, आरएमएस करंट फुल साइकिल में निकालते हैं 2 पाई बाय ओमेगा में, एवरेज। इसलिए आरएमएस में जो ट्रिक सिखाए थे वो यहां वैलिड नहीं होगा। ऐसा नहीं, वहां बताया था कि साइन का इंटीग्रेशन 0 हो जाता है, तो कब 0 होता है, जब 0 से कंप्लीट टाइम पीरियड लेते हैं, है ना, यहां कंप्लीट टाइम पीरियड नहीं। तो ये लिखो, फिर एक सवाल भी देंगे। चलो, एक करंट दे रहा है, इसका एवरेज करंट निकालना है। I is equals to a plus b sin ओमेगा t। पिछले क्लास में इसका I RMS वैल्यू निकाले थे, तो I is equals to a plus b sin ओमेगा t। बताओ I एवरेज कितना होगा, चलो वेरी इजी क्वेश्चन। पहले क्या करेंगे, चार्ज निकालेंगे, इसकी वजह से क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन आई डी टी, कहां से कहां, 0 से पाई बाय ओमेगा में, और उसको किसके बराबर कर देंगे, आई एवरेज इनटू पाई बाय ओमेगा के, यही ना। तो बोलो क्या लिखोगे, आई हो गया a प्लस बी साइन ओमेगा टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय ओमेगा में इज इक्वल्स टू आई एवरेज इंटू पाई बाय ओमेगा। a कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, तो a इंटू पाई बाय ओमेगा, प्लस b कांस्टेंट है, साइन ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा t बाय 0 से पाई बाय ओमेगा में इज इक्वल्स टू आई एवरेज इंटू पाई बाय ओमेगा। ये हो जाएगा a इंटू पाई बाय ओमेगा प्लस b, माइनस बाहर निकाल दो और ओमेगा भी बाहर निकाल दो, तो बचा कॉस ओमेगा टी
उसमें पाई बाय ओमेगा पहले पुट करेंगे, तो ओमेगा ओमेगा कट जाए, cos पाई -1, फिर 0 पुट करेंगे तो -1। ये तो अभी जस्ट किए थे ना, ये टर्म तो जस्ट किए ही थे। तो ओमेगा देखो सब जगह है ना, तो ओमेगा को पहले लिखता हूं, ये हो गया a इंटू पाई माइनस 5 प्लस 2b इज इक्वल्स टू आई एवरेज इंटू पाई। ये जो पाई से डिवाइड कर दो तो आई एवरेज हो जाएगा a प्लस 2b बाय, ये आई एवरेज का वैल्यू हो जाएगा। तो समझ गए, बिल्कुल आई आरएमएस निकालने जैसा ही है। इसमें तो थोड़ा और आसान है क्योंकि आई dt का ही इंटीग्रेशन करना है। ठीक, क्लियर। अगला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर। ठीक है, बोर्ड के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसके बारे में लिखिए, अच्छे से डायग्राम बनाएं। ठीक है, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। तो मैं यहां समझा रहा हूं। देखिए, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। एक कॉइल होता है इस तरह से, रेक्टेंगुलर कॉइल। ये रेक्टेंगुलर कॉइल जिसको आर्मेचर कहते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एन टर्न्स, इसको हम लोग आर्मेचर भी कहते हैं। क्लास में पढ़े थे। ये दो पोल्स हैं परमानेंट मैग्नेट के। इसके बाद इस तरह से ये एक्सिस के बीच होता है, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे एक एक्सल होता है इस तरह से, जिसके अबाउट ये सिस्टम रोटेट करता है। एक्सल मतलब इसके अबाउट रोटेट करे। यहाँ पे कार्बन ब्रश होता है ताकि ये जो वायर है, ये नेकेड वायर है और ये मेटल उससे टच ना करे, इंसुलेटर काम करता है। ये क्या है, कार्बन ब्रशेस, जो कि इंसुलेटर जैसा काम करता है। These are carbon brushes, acts as insulator, and this is the axle। और ये जो वायर है ये इस तरह से आता है और यहाँ एक कंप्लीट रिंग होता है। ये वायर इस तरह से आता है, यहाँ एक कंप्लीट रिंग होता है और ये दोनों को हम लोग एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं जो कि करंट को डिटेक्ट करता है। यहाँ पे कंप्लीट रिंग्स है दोनों। ठीक है, दोनों कंप्लीट रिंग्स है। हम लोग क्या करते हैं, इस कॉइल को घुमाते हैं, इस कॉइल को घुमाते हैं किसी भी तरह ओमेगा एंगुलर स्पीड से। कॉइल को घुमाने का क्या तरीका है, इस सिचुएशन को इमेजिन करो। जैसे आप इस वॉल को ना नॉर्थ पोल समझो, इस वॉल को साउथ पोल समझो। एक मुझे बुक दे दो, कोई कॉपी दो। इसको नॉर्थ पोल समझिए, इसको साउथ पोल। और ये मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इधर से आप देख रहे हो, कॉइल ऐसे है लेकिन आप इधर से देख रहे हो तो आपको सिर्फ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल। ठीक, इस कॉइल में ना हम लोग इस तरह से एक एक्सल लगा दिए हैं। ये मान लो एक एक्सल है ऐसे, ये पूरा इससे पास कर रहा है। और इस एक्सल में मान लो हम लोग यहाँ पे फैन लगा दिए, पंखा टाइप 4-5। ठीक, अब इसको मुझे घुमाना है, बहुत सारे ऑप्शन है इसके लिए। तो विंड एनर्जी अगर जनरेशन है तो विंड आएगा और यहाँ इस पे टकराएगा और उसकी वजह से ये घूम जाएगा। ठीक है, विंड पावर जनरेशन में यही होता है। अगर आप थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी में काम कर रहे हैं या वहां से बिजली ले रहे हैं तो वहां पे क्या यूज होता है, तो वहां पे एक बॉयलर होता है, बहुत बड़ा सा चैम्बर होता है, उसमें पानी को गर्म करके स्टीम बनाया जाता है। उस स्टीम को पाइप से पास करवाया जाता है और वही स्टीम इस घिरनी पे, यहाँ पंखा पे जो है उस पे स्ट्राइक करेगा तो ये घूमेगा। जैसे ही ये कॉइल घूमेगा तो देखो अभी क्या है, अभी ये कॉइल यहाँ पे, अभी पूछे इस कॉइल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया। मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया, मैग्नेटिक फील्ड देखो इधर, और एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ऊपर, तो इससे कोई भी फ्लक्स पास, बी डॉट ए मतलब बी ए कॉस थीटा, तो बीच एंगल क्या है
जैसे जैसे ये कॉइल घूमेगा इससे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा ना। और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि जैसे ही किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है तो कहेंगे कि ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। क्या काम करता है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी मतलब घिरने का घूमना, तो ये कॉइल का घूमना कौन सा एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। उस रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इज व्हाट, डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स, तो हम पूरा बोर्ड स्ट्राइक लिखवा रहे हैं इसको, व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, पहले इतना लिखो फिर इधर अच्छे से लिखेंगे। चले आगे करें। सो ये डेफिनेशन हो गया, फिर हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल लिखेंगे, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ Faraday's law of electromagnetic induction. Electromagnetic induction. It works on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction. इस पे काम करता है। कंस्ट्रक्शन इसके नीचे लिखो कंस्ट्रक्शन। एसी जनरेटर consists of a rectangular coil called armature. Rectangular coil called armature, ARMATURE, called armature, placed between two poles of a permanent magnet. Placed between two poles of a permanent magnet. Two poles of a permanent magnet. Full stop. The coil is fitted with axle. The coil is fitted with axle, AXLE. ये axle है, ये जो रॉड दिखा ये क्या है, axle. The coil is fitted with axle, comma, about which the coil can rotate. About which the coil can rotate, and is connected with galvanometer, galvanometer बताया करंट इंड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, and is fitted with galvanometer via via carbon brushes and complete rings. Via carbon brushes and complete rings. Via carbon brushes and complete rings. यही क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन। अच्छा ये मत समझना दोनों पोल ऐसे है, ये टूटा हुआ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे ये टूटा हुआ नहीं है, ये हाँ हॉर्स शू मैग्नेट ऐसे है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल यहाँ, साउथ पोल या हॉर्स शू मैग्नेट का, ठीक है। ओके, वर्किंग पे आते हैं। वर्किंग में हम लोग क्या लिखेंगे, लिखो, as the coil rotates, comma, the magnetic flux ब्रैकेट में phi suffix में b is equals to b dot a. The magnetic flux through the coil
changes, and so EMF is induced in the coil according to Faraday's law. According to Faraday's law. According to Faraday's law. और EMF का क्या फार्मूला होता है? माइनस डी फाई बी बाय डी टी. तो EMF लिखेंगे माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई बी. फाई बी क्या होता है? बी डॉट ए, मतलब क्या लिखोगे? बी ए कॉस थीटा. तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी ए. अगर n टर्न्स है ना तो यहां n भी मल्टीप्लाई करना होता है. अगर n टर्न्स है तो n भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है इनटू cos थीटा. ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है बिकॉज दीज आर द पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट. तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट इसलिए वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स इज आल्सो कांस्टेंट बाहर, एरिया इज आल्सो कांस्टेंट बाहर. सो माइनस एन बी ए, ये तो बाहर हो गया. cos थीटा का डिफरेंशिएशन, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया sin थीटा. लेकिन ऐसा कब? जब थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं. यहां किसके रेस्पेक्ट में है? तो मुझे एक चीज और लिखना पड़ेगा, d थीटा बाय, तो थीटा का किया इसलिए d थीटा, टाइम के रेस्पेक्ट में किया इसलिए dt. और d थीटा बाय dt को तो क्या बोलते हैं? तो EMF हो जाएगा NBA ओमेगा, NBA ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी. और इसी टर्म को हम लोग E नॉट कहते हैं. इसी टर्म को क्या बोलते हैं? E नॉट. सो व्हाट इज E नॉट हियर? मैक्सिमम वोल्टेज. व्हाट इज E नॉट? मैक्सिमम वोल्टेज. इसी को हम लोग पीक वोल्टेज भी कहते हैं. क्या बोलते हैं? या इसी को वोल्टेज एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? या इसी को EMF एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं. एम्पलीट्यूड मतलब इसके सामने वाला है ना, या मैक्सिमम. तो वोल्टेज कहे, मैक्सिमम वोल्टेज कहे, पीक वोल्टेज कहे, EMF एम्पलीट्यूड कहे, वोल्टेज एम्पलीट्यूड कहे, सब क्या है? एक ही चीज. इसको लिखिए कैसे. तो देखो ये था अल्टरनेटिंग करंट. कभी कभी बोर्ड्स में पूछ दिया जाता है, तो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट था. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस पे सवाल पूछेगा आपसे. कभी कभी क्या पूछेगा? सवाल. कभी बोलेगा नहीं कि अल्टरनेटिंग करंट है, डायरेक्ट है सवाल पूछेगा. कैसे पूछेगा? लिखो, एक सवाल आपके पैकेज में है, जेईई एडवांस में पूछा गया एक बार ये सवाल. बहुत आसान सा है. लिखो, इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन, इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन, इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन. तो मैग्नेटिक फील्ड को ही मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं. B दिया हुआ 10⁻⁻² टेस्ला. B is equals to 10⁻⁻² टेस्ला, कॉमा अ सर्कुलर कॉइल. यहां रेक्टेंगुलर कॉइल की जगह आपसे सर्कुलर कॉइल कह रहा है. अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर. सर्कुलर कॉइल है मतलब ऐसा, और इसका रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर. ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस पाई स्क्वायर ओम. तो रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से लिख सकते हैं. रेजिस्टेंस दिया हुआ है पाई स्क्वायर ओम, एंड रेजिस्टेंस पाई स्क्वायर ओम is rotated about an axis, is rotated about an axis which is the diameter of the coil. इसके अबाउट इसको रोटेट करना है. ठीक है, और कितने से रोटेट कर रहे हैं? 200 आरपीएम से. फिर से बोल देते हैं, फिर से बोल रहे हैं. इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन B is equals to 10⁻⁻² टेस्ला, कॉमा a circular coil of radius 30 centimeter and resistance pi square ohm is rotated about an axis which is diameter of the coil. Full stop. If the coil rotates at 200 rpm,
तो आरपीएम को हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल एन। आरपीएम को कैपिटल एन से लिखते थे, याद करो, ये नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, ठीक है, एन कैपिटल एन से लिखते हैं। और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई n by 60। आरपीएम से ओमेगा निकालने के लिए तरीका होता है। ठीक, if the coil rotates at 200 rpm, find the amplitude of alternating current induced in the coil. Find the amplitude of alternating current induced in the coil. तो amplitude of alternating current मतलब current amplitude मतलब I नॉट पूछ रहा है आपसे, I नॉट बताइए कितना होगा। और 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 4 पाई स्क्वायर मिली एम्पियर, 4 पाई स्क्वायर मिली एम्पियर। ऑप्शन बी 30 मिली एम्पियर। ऑप्शन सी 6 मिली एम्पियर एंड ऑप्शन डी 400 मिली एम्पियर। सॉरी 400 नहीं, 200 मिली एम्पियर। लगाइए। तो ये सवाल भी एसी जनरेटर ही है। देखो कोई कॉइल हो, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करे ओमेगा से, तो ये बेसिकली किसका सवाल है, एसी जनरेटर का। अब देखो आपको आई नॉट निकालना है, करंट। करंट क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो आई नॉट इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ई नॉट बाय आर। व्हाट इज करंट, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, ये तो लोग आज तक पढ़ते हैं। आई नॉट, ई नॉट अल्टरनेटिव करंट जनरेटर में अभी मैंने सिखाया ई नॉट कितना होता है, एन ए बी ओमेगा। व्हाट इज दिस एन, नंबर ऑफ टर्न्स। व्हाट इज ए, एरिया। व्हाट इज बी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वैल्यू रखते जाओ, ई नॉट का वैल्यू एन। नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है इसमें नहीं, तो एक ही टर्न मानेंगे। एरिया, एरिया से कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू इसका रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो क्या लिखेंगे, एरिया 30 का स्क्वायर 900 इंटू 10 टू द पावर -4, क्योंकि एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड 10 टू द पावर -2 इंटू ओमेगा 2 पाई n by 60। तो इसको निकाल लेते हैं पहले ओमेगा को। 2 पाई इंटू n है 200 by 60, 20 पाई by 3। कितना हो गया, ठीक है, सब कर दिए। n a b ओमेगा लिख दिए बाय r। r कितना दिया हुआ रेजिस्टेंस, पाई स्क्वायर ओम। काट पीट करो, आंसर आ जाएगा। देखो पाई स्क्वायर से ये पाई कर दिया, ठीक है। 3 से ये 900 कट जाएगा 300 बाद में, और ये 2 जीरो से ये 10 टू द पावर -2 कटा, 1 जीरो से ये 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर -3 बाद में कट जाएगा। तो आई नॉट मेरे पास आया, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा, रह गया 6 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, 6 मिली एम्पियर। Hence, option C is the right answer. तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, राइट? So this completes our discussion for the day. Thank you for being with us. Have a great day.